हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। अगर मेरी बातें आपको पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बता सकते हो अगर कोई फीडबैक हो तो। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मिली मुझे मोहक मंगल की, जिसमें कि वो बात कर रहा है कि जो हाइट डिफरेंस है इंडिया में जो बच्चे हैं उनके बीच में और अफ्रीका में जो बच्चे हैं। अब मैं अक्सर बात करता रहता हूँ कि कैसे हमने एक अफ्रीका की एक बहुत ही गरीब गरीब इमेज बना रखी है अपनी नज़रों में इंडिया में। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर आपस में भी कभी कोई किसी भी बात में अफ्रीका बोले तो आपके माइंड में पहली इमेज क्या आएगी? बहुत ज़्यादा धूप, गर्मी, जंगल और गरीबी। ये आती ही है हमारे माइंड में। लेकिन मैं अक्सर बात करता रहता हूँ या फिर इस चीज़ की अवेयरनेस जगाने की कोशिश करता रहता हूँ कि अफ्रीका में बहुत सारे देश हमसे काफ़ी बेहतर हालात में हैं, जो हमारे देश में काफ़ी सारे गरीब लोग हैं। और हमें इस बात को जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें अपनी एग्जैक्ट सिचुएशन और जो हमारी कंडीशंस हैं हमारी कंट्री में, स्पेशली जो गरीब लोग हैं, उनकी जो लिविंग कंडीशन है और उनकी जो उनको जो है उन हेल्थ की सिचुएशन है, उनको जिस तरीके का न्यूट्रिशन मिल रहा है उसकी सिचुएशन है, इस चीज़ के बारे में हमें अपनी सही अंडरस्टैंडिंग हो। हमें अगर अपने बारे में अच्छे से पता होगा, अगर तो हम बहुत अच्छे हैं, बहुत परफेक्ट हालात में हैं, और हमें नहीं भी पता, हम लाइक इग्नोरेंट भी हैं जैसे अमेरिकन फॉर एग्जाम्पल, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम ऑलरेडी अच्छी हालात में। लेकिन अगर हमारी हालत ख़राब है, आई मीन, तो उसका हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम उसके इलाज की तरफ कैसे बढ़ेंगे। बट एनीवेज, वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि क्योंकि मोह का डेटा और ग्राफिक्स काफ़ी लाइक ऑन पॉइंट होते हैं, तो देखते हैं क्या कुछ सीखने को मिल सकता है या जानने को मिल सकता है। किसी भी बच्चे की हेल्थ जज करने के लिए एक अच्छा तरीका है उनकी हाइट को मापना उनकी एज के हिसाब से। जैसे WHO के हिसाब से एक 6 महीने की लड़के की मीडियन हाइट होती है 70 सेंटीमीटर, वहीं लड़के की 66 सेंटीमीटर। और 2 साल के लड़के के लिए मीडियन हाइट है 88 सेंटीमीटर और लड़की के लिए 86 सेंटीमीटर। पर बकायदा WHO ने ऐसे डिटेल ग्राफ्स क्रिएट करे हैं हाइट को जज करने के लिए। जो ग्रीन लाइन है वो मीडियन हाइट बताती है डिफरेंट एजेस के लिए, जबकि ये हाइट्स है उन बच्चों के लिए जिनकी हाइट मीडियन से 2 या 3 स्टैंडर्ड डिविएशन दूर है। एक चाइल्ड को स्टंटेड यानी कि अविकसित माना जाता है अगर उनकी हाइट मीडियन हाइट से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन कम है। अब इस ग्राफ को देखिए। ये ग्राफ कंपेयर करता है इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के बच्चों की हाइट अफ्रीकन कंट्रीज के बच्चों की हाइट से। जैसे आप देख सकते हैं कि यूपी और बिहार में एवरेज वैल्यू -2 के करीब है। रुक जाते हैं 2 मिनट यहाँ पे, क्योंकि शायद ग्राफ भी देख के थोड़ा समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और आई थिंक ये एब्रीविएशंस हैं उन कंट्रीज़ की। जो ब्लू लाइन है और जो ब्लू डॉट्स हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। फॉर एग्जांपल, LBR लाइबेरिया होगा, COD कोट डाइवरी होगा, TZA तंजानिया होगा, ZWE जिम्बाब्वे होगा, UGA युगांडा होगा, SWZ स्वाजीलैंड होगा, और इसी तरीके के KEN केनिया होगा। ये सारे कंट्रीज़ के लाइक शॉर्ट फॉर्म में नाम बताए गए हैं। और दूसरा, जैसे रेड लाइन है, वो इंडिया के स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, और डॉट भी, फॉर एग्जांपल MH महाराष्ट्र, DL दिल्ली, JH झारखंड, MP मध्य प्रदेश, हम सबको पता ही है। और अगर आप इन डॉट्स को इस फॉर एग्जांपल इस मैप में देखोगे तो ऑन एन एवरेज ब्लू डॉट्स जो हैं वो ऊपर हैं और रेड डॉट्स जो हैं जो जनरल है। ऑफ कोर्स एक बीच का एरिया है जिसमें दोनों काफ़ी एक लेवल पे मिक्स हो रहे हैं, लेकिन जनरली ब्लू ऊपर है। ब्लू की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर की तरफ ज़्यादा है, यानी कि जो हाइट शो कर रहा है, मीन हाइट फॉर द एज। और फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ कॉन्सेंट्रेशन शो कर रहा है जो 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 रेड डॉट्स हैं, जो इंडिया के स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइट। और नीचे वाली जो एक्स एक्सिस है, अगर ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स होती है, एक्स एक्सिस उसे कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उसे वाई एक्सिस कहते हैं। जो एक्स एक्सिस है वो क्या कहते हैं, एज रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों की। तो देखोगे आप कि एज, जब एज बढ़ रही है तो काइंड ऑफ 7 से 8 के लगभग हमारी हाइट थोड़ी ऊपर जा रही है, बट अर्ली एज में हमारी हाइट काफ़ी नीचे है। और स्पेशली सबसे बुरी हालत है यूपी बिहार की। तमिलनाडु और केरला जनरली हर मैट्रिक पे अच्छा करते हैं और यहाँ पे भी अच्छा ही कर रहे हैं। एनीवेज, तो ये सिचुएशन है। अब आगे देखते हैं कि क्या कहना है। और हाँ, यहाँ मैं एक पॉइंट ये पूछना चाह रहा था कि
या ऐड करना चाह रहा था, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्या ये जेनेटिक्स पे भी डिपेंड नहीं करता अगर हाइट छोटी है या नहीं है, या फिर जेनेटिक्स पे मैक्सिमम हाइट इंसान कितनी अचीव करेगा ये डिपेंड करता है, बट एक एज के हिसाब से हाइट ग्रो हो जानी चाहिए, ये यहाँ पे पॉइंट है, ये समझने वाली बात है। यानी कि स्टंटिंग की वैल्यू के करीब। पर इस ग्राफ का की मैसेज ये है कि कई इंडियन स्टेट्स का चाहे जीडीपी पर कैपिटा सेम हो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज से, पर उनके बच्चों की हाइट ऑन एवरेज उनसे कम है। अच्छा, रवांडा का जीडीपी पर कैपिटा ज़रूर बिहार से सेम होगा, बट रवांडा आप देखोगे, रवांडा इस टाइम पे अफ्रीका में सबसे अच्छी तरीके से ग्रो होती हुई कंट्रीज़ में से एक है। अगर रवांडा की साफ़ सफाई की बात होती है कि रवांडा में जनरल एक पब्लिक प्लेस कितना साफ़ है, वो ऑन पार है यूरोपियन कंट्रीज़ के। इंडिया में बहुत बार साफ़ सफाई ना होने के पीछे एक रीज़न ये दिया जाता है कि बहुत ही हॉट क्लाइमेट है, टेम्परेट है, क्या कहते हैं उसमें आता है ये जो इक्वेटर के पास आता है, तो इस वजह से हॉट कंट्रीज़ का क्लीन रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। रवांडा भी उसी क्लाइमेट जोन में आता है, और इनफैक्ट थोड़ा सा और क्लोज़र है इक्वेटर के। गर्मी शायद वहाँ थोड़ी ज़्यादा ही होती है हमसे, लेकिन उन्होंने बहुत क्लीन कंट्री मेंटेन की हुई है, जैसा कि मैंने कहा ऑन पार विद यूरोपियंस। तो आई थिंक ये फिज़िकल ज्योग्राफी होगा उसका एक शेयर, लेकिन लोगों का जो एक कल्चर है सफाई को मेंटेन करने का, और जो गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ हैं जिनका काम है सफाई मेंटेन करना, उनकी एफिशिएंसी, ये दो चीज़ें भी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुछ वीडियोस देखोगे जिसमें इंडिया के ब्रिटिश दौर के आपको नज़ारे देखने को मिल जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत साफ़ सुथरी स्ट्रीट्स होती थी, क्योंकि वो लोग उस वक्त जो गवर्नमेंट थी, जो 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 प्रशासन था उस वक्त का, वो इस चीज़ को मेंटेन करता था। हालांकि ये ऑफ टॉपिक हो गई बहुत ज़्यादा बात, बट रवांडा का जिक्र आया तो मैंने सोचा बोल दूँ। और कंट्री लेवल पर भी चाहे इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा कई अफ्रीकन देशों से ज़्यादा है, पर स्टंटिंग इंडिया में ज़्यादा है उन देशों से। और इस प्रश्न को कई रिसर्चर्स एक साउथ एशियन एनिग्मा कहते हैं। तो क्या कारण है कि इंडियन बच्चों की हाइट इतनी कम है? इसके बारे में दो इकोनॉमिस्ट रोहिणी पांडे और सीमा जयचंद्रन ने अपने पेपर में बात करी थी, और उन्होंने पाया कि इस प्रश्न का सवाल हमें इंडियन समाज के बारे में बहुत बताता है, स्पेसिफिकली कि इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं। इसके लिए हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए ना, तो आपका हाइट कम है थोड़ा। Children in India are short. She stands just 133 centimeters and weighs 42 kilograms. Why do we care about height? ग्रोथ की सही शुरुआत जी बड़ी थोड़ी तेजी से। I understand that you're tall, लेकिन ब्रिज के नीचे झुक के चलने की जरूरत नहीं है। तू इतना लंबा भी नहीं है। अब आप में से कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि ये जेनेटिक्स की वजह से है। अफ्रीकन लोग ज्यादा लंबे और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं इंडियन लोगों के कंपैरिजन से, और इसी वजह से उनके बच्चे भी ज्यादा लंबे होंगे इंडियन बच्चों से। पर रिसर्चर्स ने ये थ्योरी नहीं पाई, बल्कि उनको एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग मिली। उन्होंने पाया कि इंडियन फैमिलीज का जो पहला बच्चा होता है, उनकी कम संभावना होती है स्टंटेड होने की एक अफ्रीकन चाइल्ड के कंपैरिजन से। यानी कि ऑन एवरेज इंडियन परिवारों का पहला बच्चा ज़्यादा लंबा होता है अफ्रीकन परिवारों के पहले बच्चे से, और जो दूसरा तीसरा उसके बाद कोई बच्चा होता है उसमें स्टंटिंग होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है एक अफ्रीकन बच्चे के कंपैरिजन से। अगर आप इंडियन समाज के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आपने पहले ही गेस कर लिया होगा कि आंसर क्या है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कई इंडियन परिवार अपनी ज़्यादा रिसोर्सेज पहले बच्चे को देते हैं और दूसरों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। और बस ये काफ़ी नहीं है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। अब जैसे हमने बताया कि पहले इसका ओह शिट मैन, अनदर लाउड ब्रेक। एनीवे, ये जो है चीज़, इसका एक्सेप्शन भाई मैं इसके फुल विरोध में हूँ। मैं स्टडी में नहीं मानता, क्योंकि मेरा छोटा भाई मेरे से काफ़ी लंबा है हाइट में। पहले इंडियन बच्चे की स्टंटेड होने की संभावना कम है एक अफ्रीकन फैमिली के पहले बच्चे के कंपैरिजन में। पर ये चीज़ सभी एल्डेस्ट चाइल्ड के लिए अप्लाई नहीं करती। ये चीज़ तभी अप्लाई करती है जब पहला चाइल्ड
एक लड़का है और ना कि लड़की। और ये इतना सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। इंडिया में कई परिवार एक लड़की के ऊपर एक लड़के को प्रेफर करते हैं। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से हर 1000 लड़कों के लिए अरे यार, इस पे बहुत ज़बरदस्त एक कमेडियन है, अगर आप लोग नहीं जानते, एंड्रू शुल्ट्ज, न्यूयॉर्क बेस्ड अमेरिकन कमेडियन है, स्टैंड अप। पहली बात तो नहीं जानते तो चेकआउट करो, शायद आप लोगों को पसंद है, बट हर कोई उसे पसंद नहीं करता, तो ये भी एक बात है। उसका कॉमेडी सेट है, उसमें वो इंडियन पेरेंट्स के बारे में बात करता है कि इंडियन पेरेंट्स के घर में अगर लड़की कुछ खाना खा रही होगी तो वो यूँ बोलेंगे कि बेटा बेटा मत खाओ, तुम्हारा भाई इसे खा सकता है जिसकी उसे ज़रूरत ज़्यादा है तुमसे, क्योंकि उसे डॉक्टर बनना है या जो भी बनना है। तो वो सेट याद आ गया इसको सुन के। 18 इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बीच ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जहाँ लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ पैदा होती हैं। और इस चीज़ के लिए हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी जिम्मेदार है जहाँ लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और रिसर्चर्स का विश्वास और बढ़ जाता है कि इस चीज़ के लिए हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी जिम्मेदार है जब वो उन स्टेट्स को ऑब्जर्व करते हैं जहाँ महिलाओं की सिचुएशन बेहतर है। जैसे आप देख सकते हैं कि लड़कियों की हाइट केरला और नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा है इंडिया की एवरेज से। इनफैक्ट रिसर्चर्स ने पाया कि केरला में हाइट में कोई अंतर नहीं है एक परिवार के बच्चों के बीच। और ये जो हाइट एडवांटेज है वो परिवार के किसी भी लड़के में नहीं देखी जाती, बल्कि परिवार के सबसे बड़े लड़के में ही देखी जाती है। और जयचंद्रन और पांडे 2 आर्ग्यूमेंट्स देते हैं इस चीज़ के सपोर्ट में। पहला कि वो ये पाते हैं कि जब किसी परिवार में बस लड़के होते हैं तो सबसे बड़े लड़के की सबसे ज़्यादा संभावना होती है लंबे होने की। अब इस चीज़ के लिए एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि कई परिवार ढंग से प्लानिंग नहीं करते, तो हो सकता है कि उनके जो वेल्थ है, उनके जो पैसे हैं वो ख़त्म होने लग जाते होंगे जैसे उनके ज़्यादा बच्चे होते हैं, जिस वजह से सबसे बड़े लड़के को सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज मिलती हैं और यंग लड़कों को इतनी नहीं मिलती। पर यही अब उनका सेकेंड आर्गुमेंट आता है। रिसर्चर्स ये पाते हैं कि उन परिवारों में जहाँ एक लड़का उनका सेकंड बच्चा है वो इंडिया में ज़्यादा लंबा तभी होता है अफ्रीका के कंपैरिजन में जब उनकी ओल्डर सिबलिंग एक लड़की होती है, यानी कि वो लड़का परिवार का सबसे बड़ा लड़का होता है। रिसर्चर्स ने पाया कि जो परिवार होते हैं वो अपनी रिसोर्सेज जैसे न्यूट्रिशियस फूड, आयरन सप्लीमेंट्स, टेटनस शॉट्स और मेडिकल चेकअप्स प्रेग्नेंट महिला को देते हैं अगर उनको लगता है कि उनके पहले लड़के के जन्म होने की संभावना है। और जैसे ही उनके परिवार में एक पहले लड़के का जन्म हो जाता है ये इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाती है, चाहे अगला बच्चा एक लड़का हो या लड़की। और अनफॉर्चुनेटली कोविड यार ये कितनी मेस्ड अप सिचुएशन है यार, और हम लोग सोचते भी नहीं है जनरली। जो आई डोंट नो ये डेमोग्राफी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मोस्ट लाइकली शायद जो ज़्यादा रूरल पार्ट होंगे या फिर जो सेकंड या थर्ड टियर की सिटीज़ होंगी उनमें शायद ये थोड़ा ज़्यादा या फिर बेसिकली जहाँ एजुकेशन उतनी ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है उन जगहों पे होगी। अब हो सकता है वो और उसके ज़्यादा होने के चांसेस गाँव के एरिया में, आई मीन रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है। और शहरों में जो लोग, जैसे अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ या हम मेरे जैसे टाइप के फैमिली की बात करूँ जहाँ शायद इन पॉइंट्स पे सोचा भी नहीं जाता या फिर कभी दिमाग में भी हमारे नहीं आता, और जान के ही कितना आई मीन हैरानी वाला है, यू नो लाइक बैम्बूजल्ड करने वाला फैक्ट है कि मतलब ये हम कभी ध्यान भी नहीं देते। अगर देखा जाए कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान अगर एक बेटा हो गया तो और बच्चे भी तो आप कर रहे हो ना, या तो फिर आप अगर आपको ज़रूरत महसूस नहीं हो रही तो मत ही करो, और कर रहे हो तो एटलीस्ट जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी चाहिए वो प्रोवाइड करो। आई मीन क्या सोसाइटी अभी भी बहुत पीछे है हमारे यहाँ यार। की वजह से इंडिया में स्टंटिंग की सिचुएशन और बिगड़ सकती है। चाइल्ड वेलबींग रिपोर्ट 2020 के हिसाब से इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा बच्चे मैल न्यूट्रिशन हो सकते हैं इस पैंडेमिक की वजह से। और इस पैंडेमिक ने बस कुछ परिवारों की सिचुएशन पर ही असर नहीं डाला। महेश व्यास जो एक इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि 97% इंडियंस और गरीब हो गए कोविड-19 की वजह से। ऐसे चैलेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में सभी लोग ज़्यादा सेव करना स्टार्ट कर देते हैं, ना कि खर्च करना। और जब हम सेविंग्स के बारे में सोचते हैं हम यूजुअली बैंक्स में एफडी के बारे में सोचते हैं, पर एक्चुअली कई और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। जहां मोस्ट बैंक्स में एफडी की रिटर्न 4 से 5% के बीच में है जो लोएस्ट है एक डेकेड में, तब आप कई इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स देख सकते हैं जो गारंटीड रिटर्न देते हैं। और ये प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं policybazaar.com में, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। इन प्लान्स के 3 बेनिफिट्स हैं। यार ये तो नहीं क्या 5.5 से 6% की एनुअल रिटर्न दे सकते हैं जो एफडी से ज़्यादा है। ये स्पेशली यूजफुल है उन लोगों के लिए जिनके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं और जो 45 ईयर्स तक इन्वेस्ट कर सकते हैं।
दूसरा कि आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है अरे भाई 45 ईयर के बाद कौन एजुकेशन लेगा यार। अच्छा बच्चों के लिए में भी, और आपके रिटर्न भी पोतों के टैक्स लिए। फ्री हो सकते हैं जो एफडी में पोते नहीं। पोती होगी। तीसरा कि आपको इंश्योरेंस कवर भी मिल सकता है जो आपके एनुअल प्रीमियम से 10 गुना तक हो सकता है। इसीलिए आपको इन प्रोडक्ट से गारंटीड रिटर्न मिल सकती है और आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन भी मिल सकती है अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा कैवियट शेयर कर लेता हूँ, या फिर एक नगेट शेयर कर लेता हूँ। आपकी इन्वेस्टमेंट पे जो आइडियल रिटर्न है जो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो ऑफकोर्स अच्छी बात है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में, पूरी कहीं भी, किसी भी टाइम स्केल में और किसी भी दुनिया की जगह पे ये चीज़ सेम अप्लाई होती है। 7% का रिटर्न अगर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे आ रहा है तो वो एक डिसेंट रिटर्न है। उस पर आपको यू शुड गो अहेड एंड इन्वेस्ट। उससे ज़्यादा आ रहा है तो ऑफकोर्स बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे कम पे अगर आप हो तो कोशिश करो कि 7 अचीव हो। 7 इज़ द आइडियल। ऐसे प्लान्स आइडियल है उन लोगों के लिए जिनकी रिस्क एपेटाइट कम है, जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो एफडी जैसे ऑप्शंस ढूंढ रहे खत्म हैं। होने अगर वाली आप है। वो हैं और आप ऐसे प्लान्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को जरूर क्लिक कीजिए। अब अपने वीडियो पर वापस आते हैं। तो अब हमें ये पता चल गया कि चाहे ऑन एवरेज इंडियन बच्चों की हाइट कम है अफ्रीकन बच्चों से, पर इंडिया के फर्स्ट मेल चाइल्ड की हाइट ज़्यादा है अफ्रीका के फर्स्ट मेल चाइल्ड से, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एक एल्डेस्ट मेल चाइल्ड को। और रिसर्चर्स कहते यार हैं क्यों कि बदनाम ऐसी कर रहे हो सिचुएशन में बड़े सबसे बच्चों को? ज़्यादा भुगतना पड़ता है छोटी बेटियों को, और ये 2 कारणों की वजह से है। पहला है जिसको एक्सपर्ट्स कहते हैं सिबलिंग राइवलरी इफेक्ट, जिसका बेसिकली मतलब है कि जैसे एक परिवार में ज्यादा बच्चे होते हैं उसकी वजह से उनके बीच एक कंपटीशन बढ़ जाता है फैमिली की रिसोर्सेज के लिए। तो जो भी बच्चा जो एक परिवार में बाद में पैदा होगा उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होंगी। और दूसरा है जिसको एक्सपर्ट्स कहते हैं फर्टिलिटी स्टॉपिंग बिहेवियर, इसका मतलब यह है कि जब परिवार में एक लड़की पैदा होती है और उस परिवार में बस लड़कियां ही मौजूद होती हैं, तब उनके पेरेंट्स और बच्चों के लिए ट्राई करते हैं ताकि उनको एक लड़का हो जाए। और इन 2 कारणों की वजह से यंग डॉटर्स में सबसे कम इन्वेस्टमेंट्स होती है इंडियन फैमिलीज में। और इस सिचुएशन के बारे में रिसर्चर्स ने रिलीजियस डिफरेंसेस भी देखे। जब उन्होंने हिंदू फैमिलीज और मुस्लिम फैमिलीज को कंपेयर किया, उन्होंने पाया कि जो पहला मुस्लिम बच्चा होता है उसमें स्टंटिंग होने की ज्यादा संभावना होती है और इसी वजह से उनका कद कम हो सकता है एक हिंदू पहले बच्चे से। और ये इतना सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि इंडिया में एक एवरेज हिंदू फैमिली के पास ज्यादा पैसा होता है एक एवरेज मुस्लिम फैमिली से। जैसे एक 2013 के गवर्नमेंट सर्वे ने बताया कि डेली कैपिटल एक्सपेंडिचर एक एवरेज हिंदू के लिए ज्यादा होता है एक एवरेज मुस्लिम से। पर इंटरेस्टिंग चीज एक चीज़ है पीछे, एक एवरेज हिंदू के लिए एक एवरेज हिंदू का ज़्यादा है एक एवरेज मुस्लिम से। लेकिन मैं बस ये अपील करूँगा कि यहाँ पे डायरेक्टली कंक्लूजन पे मत चले जाओ कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या जो भी हो रहा है, क्योंकि उससे पहले वाले 2 देख लो, सिख और क्रिश्चियन, जो कि इवन बिगर माइनॉरिटीज़ हैं मुस्लिम्स के मुकाबले। और ये भी नहीं है कि क्योंकि सिख हिंदू और सिख अपने आप को एक जैसा मानते हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, वो तो अब्राहमिक फेथ में, तो वो भी माइनॉरिटीज़ हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट हो रहा है। ये इंडिया में बहुत ज़्यादा मुसलमानों की थोड़ा जनरली कंपैरिजन में हिंदू से ज़्यादा गरीब होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि 47 में जब डिवीज़न हुआ तो मोस्टली जो क्रीम ऑफ द क्रॉप थी, जो रिचेस्ट लोग थे वो मूव आउट हो गए। हर रिच बंदा मूव आउट नहीं हुआ, लेकिन मोस्टली रिच ऑन एन एवरेज जो रिच थे वो मूव आउट हो गए क्योंकि उनके पास ऑप्शन थी मूव आउट होने की, उनके लिए ईजियर था मूव आउट होना। जो थोड़े से इतने पैसे वाले सशक्त लोग नहीं थे, वो अगर चाहते भी तो मूव आउट नहीं हो पाते। तो बहुत बड़ी एक एलीट जिसे कहते हैं वो चली गई। बहुत सारे अमीर लोग रुके भी, बहुत सारे इंटेलिजेंट पढ़े लिखे अमीर लोग रुके भी, बट फिर भी एक पॉपुलेशन में से पैसा जो था मेजॉरिटी वो निकल गया। इसलिए ऑन एन एवरेज और आई गेस काफ़ी सारे पढ़े लिखे लोगों को ये बात पता है। आई मीन पढ़े लिखे से मेरा मतलब है जो इंटरेस्ट रखते हैं चीज़ों में, उनको पता है। हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को शायद नहीं पता होगा, बट एनीवेज, तो बस मैं यहाँ पे ये पॉइंट रेज करना चाहता था। ज़्यादा होता है एक एवरेज मुस्लिम से। पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब हम दूसरे और तीसरे बच्चे को कंपेयर करते हैं तो कहानी बदल जाती है कि एक दूसरे बच्चे में ये डिफरेंस कम हो जाता है और तीसरे बच्चे के बाद एक हिंदू बच्चे के स्टंटेड होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और रिसर्चर्स कहते हैं कि ये शायद इसलिए है क्योंकि मुस्लिम परिवारों में कम एम्फेसिस दिया जाता है एक लड़का होने के लिए, वहीं हिंदू परिवारों की कल्चरल प्रैक्टिसेस में एक लड़के को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है।
जैसे माता पिता टिपिकली अपने सबसे बड़े लड़के के साथ रहते हैं और अपनी प्रॉपर्टी भी उनको ही देते हैं, और इसके अलावा जो भी क्रियाकर्म होते हैं मरने के बाद मोस्ट परिवार में वो भी सबसे बड़ा लड़का ही करता है। और इस आर्ग्यूमेंट में उनका विश्वास और बढ़ जाता है जब वो ये पाते हैं कि ये सिचुएशन इंडिया में पाकिस्तान और बांग्लादेश के कंपैरिजन से बुरी है। अब अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो हम में से कुछ लोग यार अगर देखा जाए तो इस सारी बातों को जान के एक फैमिली सिस्टम से बंदे का विश्वास ही उठ जाएगा, क्योंकि अब अकॉर्डिंग टू जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रेजेंट की गई है उसके अकॉर्डिंग पहली चीज़ पेरेंट्स बच्चों में फ़र्क करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ फ़र्क या फिर डिस्क्रिमिनेट करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन की सेकंड डिग्री एक और है कि मेल और फीमेल चाइल्ड में डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है। एज के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जेंडर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट करते हैं पेरेंट्स, ठीक है। दूसरी चीज़ एक दो तो होगी। तीसरी चीज़ बच्चों में एक दूसरे को लेके लाइक राइवलरी है, कंपटीशन है रिसोर्सेज के लिए, यानी कि बच्चे मन के सच्चे जो हमने सुना था वो सच नहीं है, ठीक है। तो यानी कि पूरा का पूरा परिवार एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन और कंपटीशन में लगा हुआ है। तो भाई परिवार और फैमिली से तो विश्वास ही उठ गया यार। ये सोच सकते हैं कि जैसे इंडिया में ज़्यादा गरीबी कम होगी तब ये सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 1992 और 2005 के बीच जहां इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 6% से ज़्यादा थी, स्टंटिंग में जो गिरावट आई वो 1.3% पर ईयर ही है। इसके अलावा ऐसी कई सामाजिक प्रैक्टिसेस हैं जो एक्चुअली अमीर परिवारों में ज़्यादा देखी नहीं, ये डायरेक्टली आप नहीं कह सकते। स्टंटिंग की ग्रोथ जो है ना वो एक वे स्लोअर प्रोसेस है इकोनॉमिक ग्रोथ के मुकाबले। इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर आप कुछ रिफॉर्म्स करोगे तो आपको 2 से 3 साल या मैक्सिमम 5 साल में उसके फ़र्क दिखने शुरू हो जाएंगे। ओवरऑल इकोनॉमी पे कुछ फ़र्क तो आपको इमीडिएटली दिखने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि रेवेन्यू स्ट्रीम वगैरह जो आ रही है विद इन अ मंथ या विद इन कपल ऑफ मंथ्स। फर्स्ट क्वार्टर में आपको रेवेन्यू स्ट्रीम में जो चेंज आएगा वॉल्यूम में वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स की और लाइक ग्रोथ की, ह्यूमन ग्रोथ की, इन फिजिकल टर्म्स, तो उसको इफ़ेक्ट लेते लेते शायद कई जनरेशन्स निकल जाएं। तो आई थिंक अगर 6% के रेट से इकोनॉमी ग्रो हो रही है और उसी दौरान में 1.3% के रेट से हाइट ग्रो होनी शुरू हो गई, या फिर लाइक डिस्पैरिटी, अनदर लाउड एनीवे डिस्पैरिटी कम हो रही है फॉर एग्जांपल 1.3 के रेट से, यानी कि जो क्वार्टर है 6 का ऑलमोस्ट, तो दैट्स नॉट अ बैड डील। ये डायरेक्टली शो नहीं करता कि अगर इकोनॉमी ग्रो होती है तो वो इफेक्ट नहीं डालती। इफेक्ट तो ऑफकोर्स वो डाल रही है, बट उस चीज़ को इफेक्ट लेने में टाइम लगेगा। आई थिंक डिफरेंट टाइम स्केल्स पे ये चीज़ें काम करती हैं। जाती है। जैसे अमीर परिवारों में ज़्यादा संभावना होती है कि उनकी महिलाएं बाहर काम नहीं करेंगी, इसके बारे में हमने एक पिछले वीडियो में बात भी करी थी। और अमीर परिवारों में सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस की भी ज़्यादा संभावना होती है, इसके बारे में हमने एक पिछले वीडियो में बात करी थी। तो ये प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है कि तब सॉल्व हो जाएगी जब हमारा देश ज़्यादा अमीर हो जाएगा, बल्कि इसके लिए हमें सोसाइटल नॉर्म्स चेंज करनी होगी, एजुकेशन। और एक और चीज़, जब हम ज़्यादा अमीर हो जाए, अमीर होना हमेशा बेटर होता है गरीब होने से, पहली बात। दूसरी बात, जब आप ज़्यादा अमीर हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली एजुकेशन, जो कि शायद नेक्स्ट पॉइंट उठाने वाला है भाई, क्योंकि स्कूल के बच्चे दिखा रहे हैं, तो एजुकेशन का एक्सेस बढ़ जाएगा। मेन है आपकी जो स्ट्रिक्ट सोच है किसी पर्टिकुलर इशू को, वो उसमें नई थॉट्स ऐड हों और वो ओपन अप हो, और वो होगा एजुकेशन के थ्रू। कुछ जनरेशन्स लगेंगी इस काम में। एक इंसान के माइंड को चेंज करना आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चीज़ है इस दुनिया में। तो हो सकता है एक जनरेशन में ना हो, दूसरे जनरेशन में थोड़ा हो, तीसरी जनरेशन में थोड़ा और हो, तो 4-5 जनरेशन्स लग जाएंगी, बट ये होगा ठीक, इसमें कोई शक नहीं है। और वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हमें बढ़ानी होगी इंडियन महिलाओं के लिए, और इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट देनी होगी। ऐसे एक सोल्यूशन हो सकता है इंडिया के रूरल हेल्थ केयर वर्कर्स की सैलरी बढ़ाना, ऐसे आशा वर्कर्स जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है महिलाओं और उनके बच्चों की हेल्थ के बारे में। और अगर ऐसा होगा तो नहीं, एक चीज़ बोली, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी होंगी। हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी महिलाओं के लिए स्पेशली नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन जनरल बढ़ानी होगी, और जो उनको डिज़र्व करता है उसको वो मिल जाए, ये बात है। हाँ, हर किसी के पास ऑप्शन होना चाहिए जॉब करने के लिए। अब जैसे कि खुद ही यहाँ पे मोहर ने कहा कि
जो अमीर परिवार है वो वहाँ पे कम औरतें जॉब करती हैं, तो इस और गरीब में ज़्यादा करती हैं, तो इसका मतलब वो अपनी चॉइस से जॉब नहीं कर रही हैं। ये उन्होंने अपना खुद से डिसीजन लिया है जो जॉब ना करने का, क्योंकि उनके फाइनेंशियल सिचुएशन उस चीज़ को अलाउ करने में सक्षम है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि जॉब मिल नहीं रही थी, यहाँ पे ये है कि जॉब करनी नहीं है। और ऑफ कोर्स जॉब हर किसी के लिए जॉब देखो यार, जॉब तो होनी ही चाहिए, जॉब क्रिएशन में कोई वो नहीं है। पर मेन प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं कि किसी खास ग्रुप को ध्यान में रख के जॉब सबके लिए इंक्रीज हो, और हर ग्रुप की उन जॉब्स तक एक्सेस फ्री फ्लो में होनी चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए। पर अगर हम किसी ग्रुप को पुश करने लग जाएंगे किसी खास तरीके की जॉब पे, अगेन वही रिजर्वेशन वाला एक बहुत बड़ा जो इशू है, कॉम्पिटेंस और लाइक ज़रूरत, इन चीज़ों के बीच की एक बहुत लंबी बहस शुरू हो जाती है। शायद कुछ साल बाद हम इस ग्राफ में कुछ चेंज देख पाएंगे। अच्छा, और इस ग्राफ में चेंज बेसिकली ये है कि अफ्रीका के, वीडियो तो ख़त्म हो गई है वैसे, अफ्रीका के बच्चों की जो हम एक एवरेज देख रहे हैं ग्रोथ ज़्यादा, इक्वली गरीब या थोड़ा सा ज़्यादा गरीब होने के बावजूद भी, उसमें मैं जो मेरे एंड से है, पहले ही मैंने कहा कि एक चीज़ होती है जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स का भी एक हाथ हो सकता है, ठीक है। और अगर हम उसको दरकिनार कर भी दें, उसको हम नहीं भी सोचें उसके बारे में, तो दूसरी एक और चीज़ ये भी है, मुझे ये लगता है पर्सनल, मेरा ये ओपिनियन है कि इंडिया में जो पोल्यूशन है, और इंडिया में जो जहाँ से हमारा फूड आता है, वहाँ पे जो पानी जाता है, इरिगेशन के सिस्टम है, वो सब मुझे लगता है इतने ज़्यादा पोल्यूटेड और इन्फेक्टेड है आज के टाइम पे, जिसकी मैं अक्सर बात करता रहता हूँ कि अफ्रीका गरीब है, लेकिन जो उनकी रहने की सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल जिस नेचुरल वे में वो रह रहे हैं, उन्होंने अपना जो एनवायरनमेंट है वो उनका हमसे बेटर है, वो काइंड ऑफ उनका बचा हुआ है अभी भी हमारे मुकाबले। हमारी जो एयर है, हमारा जो वाटर है, रिसोर्सेज, वो जिस लेवल पे पॉल्यूट है आज के टाइम पे, फॉर एग्जांपल दिल्ली में अगर आप देखो, एक इंसान के प्रॉपर ज़िंदगी जीने के लिए वहाँ पे एनवायरनमेंट अवेलेबल नहीं है, चाहे जॉब भी हो और बाकी सारे पैसे की और दूसरी सहूलियतें भी हो। अक्सर आप देखोगे जो दिल्ली में जो लोग रहते हैं, उनको खांसी, कफ की प्रॉब्लम कंटिन्यूस रहती है, स्पेशली पिछले 10 साल में चीज़ बहुत बढ़ गई है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा स्मोक है, स्मॉग है एयर के अंदर। तो ये चीज़ें आई थिंक हमारे यहाँ से थोड़ी सी कम है अफ्रीका में इन जनरल। वहाँ पे जिसे कहते हैं कि ओरिजिनल ग्रीन एरिया हमारे मुकाबले बहुत ज़्यादा है, अर्बन सेंटर्स कम है हमारे मुकाबले, तो कम पैसे होने के बावजूद भी उन्हें जो एनवायरनमेंट मिलता है, शायद वो उनकी ग्रोथ होने में थोड़ी उनकी हेल्प करता है। और जेनेटिक्स का भी हाथ होगा, वो पूरी तरीके से आप नेगेट नहीं कर सकते उस चीज़ को। एनीवेज, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बट काइंड ऑफ नेग्लेक्टेड सा टॉपिक है, और मैंने जैसे टाइटल भी पढ़ा था मुझे, क्योंकि मैं अक्सर बात करता हूँ इस पर कि कैसे हम शायद बहुत सारे स्केल्स में अफ्रीका से भी पीछे हैं, जिस पे कि हमारे लोगों को शायद प्रॉब्लम तो दूर, उनको पता भी नहीं होता। तो इसलिए मैंने सेलेक्ट किया कि इस पे बात करनी चाहिए। और अगेन कांग्रेट्स टू मोहक कि वो इस तरीके के टॉपिक्स लेके आता है जिससे हमारी सोसाइटी थोड़ी ज़्यादा अवेयर बन सके, जो रियली मैटर करती हैं। बॉलीवुड में क्या हो रहा है, हम कोई क्रिकेट मैच भी जीते या नहीं जीते, शायद मेरी नज़र में वो चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें ठीक होंगी तो वो चीज़ें अपने आप शायद थोड़ा बेटर होना शुरू हो जाए, या नहीं भी होती तो किसे क्या फ़र्क पड़ता है, वो लाइफ एंड डेथ वाला मामला नहीं है। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।